चुनावों का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, ये इंडस्ट्री बन गया। 6 राज्य, 19 दिन, 16 बीएलओ की मौत। इतनी जल्दबाजी क्यों है एसआईआर की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को बीएलओ बना दिया गया। और जब कांग्रेस ने इस बात पर हल्ला मचाया तो वहां पर कलेक्टर ने गलती मानी और ये कहा कि नहीं नहीं, इसे सुधार दिया जाएगा। ऐसी चीजें अगर जो आपने बताया कि ऐसी चीजें हो रही है तो मुझे आश्चर्य में नहीं डालती है। चिंता की बात तो ये इसलिए है ना कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष दिखे भी और निष्पक्ष रहे भी। इस बात का मुझे डर है, आशंका है कि अब चुनाव बहिष्कार के भी मामले हमको दिखने मिलेंगे। 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने एक रैली यहाँ बुलाया है। जी। अब उसके बाद क्या ये टर्न लेता है। बीजेपी ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, अब चुनाव आयोग के लिए तो बैट और पैड और हेलमेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही जो है सो मैदान में उतरती है। नए चीफ जस्टिस भी आ गए हैं सर। देखते हैं कि इस मामले में एसआईआर और बाकी चीजों पर कोई क्लैरिटी कचहरी के थ्रू आती है, अगर चुनाव आयोग से नहीं मिल रही है तो। माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहां पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के सभी जिलों में संयोजक नॉमिनेट करने का फैसला किया है। नीतीश की राजनीति क्या अब बदल रही है या वो पूरी तरीके से भाजपा भाजपा में हो गए हैं? तो अब ऐसे फैसले तो होंगे ही, अब तो बुलडोजर भी बिहार में चलेगा। उत्तर प्रदेश का कुछ मॉडल बिहार में लाएंगे ही, ये बात पक्की है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज ये फैसला कर ले कि कल नीतीश जी को हटा देना है, तो इस पोजीशन में है कि वो हटा देगा, हटा सकता है और कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है, ममता दीदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी उसी तरीके की आक्रामक है। तो बंगाल के चुनाव में एक बड़ा सत्ता संघर्ष, एक भीषण सत्ता संघर्ष देखने को मिल सकता है इस बार। मैं पूरा खोल के तो नहीं बोल सकता, इतना ही बोल सकता हूँ। जी। हाँ। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। हमारे साथ जुड़े हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। कई जगह संपादक का दायित्व संभाल चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्र पर। सर सबसे पहले तो आज बहुत बात बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो आज बात एसआईआर पर करना चाहूंगा सर। 6 राज्य, 19 दिन, 16 बीएलओ की मौत। ये आखिर क्या चल रहा है सर? इतना बवाल क्यों है इस मामले में? और ये जो आंकड़े हैं कि 19 दिन, 6 राज्य और 16 मौत, क्या दिखाता है सर ये? इतनी जल्दबाजी क्यों है एसआईआर की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एसआईआर करना कोई अनुचित नहीं है, वो है। लेकिन अगर आप बढ़िया से समय लेकर सही ढंग से, बिना किसी को कोई परेशानी हुए मतदाता को आप पहचाने, मतदाता सूची बनाए, इससे तो किसी का इनकार नहीं हो सकता। तो इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? जो मौत के दावे हो रहे हैं, ये तो मतलब हमारे प्रणाली को बहुत कलंकित करता है। अगर वाकई में ऐसी मौतें हो रही हैं तो ये तो समझिए कि क्या कहा जाए। ये तो इसमें जितनी भी इसकी माने चिंता जताई जाए वो कम ही होगा। ये बहुत बेहद दुखद है और बेहद चिंता की बात है कि आप जबरन जबरदस्ती कुछ ही दिन में दौड़ा दौड़ा के आप काम करवा रहे हैं। ये सही नहीं है। इससे क्या है, वोटर वोटर मतलब आप क्या है कि देश में मत प्रजातंत्र है, प्रजा का तंत्र है माने। और प्रजा को का पहचान करने के लिए आप इस ढंग से किसी के ऊपर वर्क प्रेशर डालें तो वो ठीक नहीं है। समय लेके करते। 2003 में इसी प्रकार का एक रिवीजन हुआ था। 12 राज्यों में 8-8 महीने लगे थे। 12 राज्यों एसआईआर को लेकर के 2003 में फैसला भी चुनाव आयोग ने किया था कि अब खाली आगे से समरी रिवीजन होगा। ऐसी कौन सी जल्दबाजी है? अचानक से क्या है मतलब? एक आध भाई, अगर 24 का चुनाव पुराने मतदाता सूची पे हो सकता है तो आप एक समय रखो, 2029 में कराओ इस चीज को। या फिर जिसमें 1.5 साल है बचा हुआ चुनाव में,
उसके लिए आप करो, और समय लेके करो, और पारदर्शी तरीके से करो, और सब लोग संतुष्ट हों। तो इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई? इतनी जल्दबाजी से क्या होगा? ये तो बहुत खराब होगा। तो ये हम समझते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे विश्वास के लिए अच्छा नहीं। जी। सर लेकिन इस, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इन बिलों के ऊपर बहुत तनाव था, बहुत दबाव बनाया जाता है, तो क्या कोई जांच हो पाएगी? क्योंकि जो समाचार पत्र और मीडिया चेक बता रहे हैं कि 16 मौत तो हुई है, क्या उन मौत के असली कारण कभी देश जान पाएगा कि आखिर कोई तो जिम्मेदार है इन मौतों के लिए? देखिए, विपक्ष जो है, कई पार्टियां इसके खिलाफ अभियान कर रही हैं, वो मामला उठा रही हैं। मैं कह नहीं सकता दावे से कि इसका होगा क्या। अनसुनी रहे, अनसुनी कर दी जाएगी, या कोई इसमें संशोधन किया जाएगा, या कोई कोर्ट संज्ञान लेगा, क्या होगा, बड़ा मुश्किल है आज के डेट में कहना। क्योंकि संवेदनशीलता जब खत्म हो जाती है तो गंभीर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां इसको एक अपने हित में, फायदे में कुछ ये अभियान भी बना रही हो, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाकई ये सारी चीजें सही है, तब तो मतलब, और उस पर कोई रिस्पांस नहीं आए चुनाव आयोग का, तो मैं समझता हूं ये निंदनीय है, और ये बहुत ही खतरनाक है। सर अभी मैं सुबह एक खबर पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को बीएलओ बना दिया गया। और जब कांग्रेस ने इस बात पर हल्ला मचाया तो वहां पर कलेक्टर ने गलती मानी और ये कहा कि नहीं नहीं, इसे सुधार दिया जाएगा। तो ये तो मामला सामने आ गया। क्या बाकी जगह भी ऐसा हो सकता है? ऐसी इस तरह के अंदेशे हैं? देखिए, चुनाव की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए, खड़े किए भी गए हैं, और खड़े हो भी गए हैं। तो ये लगातार वोट चोरी का मुद्दा पहली बार आजादी के बाद से उठा। 16 दिन की यात्रा निकाली गई, और तरह तरह के महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा को लेकर दस्तावेज, सबूत के दावे किए गए। तो ये सवाल तो लगातार हो रहे हैं। बिहार में भी हमने देखा कि चुनावों के दौरान पैसे खटाखट खटाखट 62-62 हजार एकक कंस्टिट्युएंसी में बताया गया कि बांटा गया। फिर हमने देखा इतने ट्रेनों का रेला चला पूरे भारत से। और इस प्रकार से चीजें हो रही हैं। और अब एसआईआर को लेकर के भी प्रश्न उठ रहे हैं। हमने एसआईआर जब जल्दबाजी में बिहार में शुरू हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया। आधार को चुनाव आयोग ने नहीं माना, पहले लिख के दे दिया या बताया कोर्ट को कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आधार भी हुआ। तो ये सवाल तो बहुत खड़े हो गए हैं। एक एक आदमी दो दो जगह जाके वोट दे रहा है कुछ ही अंतराल पे। तो ये मतलब हास्यास्पद है, और बहुत चिंता का बड़ा कारण है। तो ऐसी चीजें अगर जो आपने बताया कि ऐसी चीजें हो रही है, तो मुझे आश्चर्य में नहीं डालती है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये चुनावों की जो विश्वसनीयता है, जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता है, उस पर सवाल अगर खड़े होते हैं, तो उसका जवाब देना चाहिए। नहीं तो एक स्थिति एकदम आर पार की हो जाएगी, और ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए। सबको संतुष्ट करना चाहिए, सबको विश्वास में लेना चाहिए। सवाल नियत का है कि नियत आप ठीक रखिए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, एसआईआर कीजिए, चाहे और कीजिए या बार बार कीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समय लेके कीजिए। और इस तरह की चीजें सामने आएंगी, तो सवाल तो खड़े होंगे। और पता नहीं अब क्या कहा जाए, इसमें अब कहना भी बड़ा मुनासिब लगता नहीं है, लेकिन यही चीजें हम कह सकते हैं। बाकी तो राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं, इलेक्टोरल सिस्टम के लोग हैं, वो जो दावे कर रहे हैं वो क्या करते हैं, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन सतीश जी, आप देश के बड़े संपादक भी रहे सर। चिंता की बात तो ये इसलिए है ना कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष दिखे भी और निष्पक्ष रहे भी, वो एकदम फ्री एंड फेयर रहे भी और दिखे भी, ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग किसी भी सवाल का तो कोई जवाब देता नहीं। जो लोगों ने शिकायतें की कि दो दो जगह वोट डाले गए, दिल्ली में भी वोट डाला, बिहार में भी डाला,
तमाम चीजें दिखाई गई, ट्रेनें स्पेशल गई, किसी चीज पर चुनाव आयोग ने तो कोई अपनी सफाई या स्थिति साफ करने की कोशिश नहीं की, ताकि विपक्ष को भी ये लगे, आम जनता को भी ये लगे कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं। अब देखिए, मैदान बहुत उबड़ खाबड़ है। आ, कोई इवन प्लेइंग फील्ड है नहीं। और अब ये हमको लगता है चुनावों का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, ये इंडस्ट्री बन गया। और स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि भाई चुनाव आयोग पर ही इतने कि उनके साख पर ही इतने गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, खड़े किए गए हैं, और जवाब भी वो नहीं देते। इसमें भी या ऐसा पहले कोई चुनाव आयोग नहीं रहा। वो पहले भी कुछ कुछ धांधलियां होती थी, अनियमितताएं होती थी, लेकिन रिस्पॉन्सिव था चुनाव आयोग। इस बार के इस अभी के जो चुनाव आयोग का जो रवैया है, वो क्यों है, किस सह पे है, जवाब तो वो नहीं देते। तो अगर वो इस ढंग का अब रवैया पेश जारी रखते हैं ऐसा, तो फिर ये तो चुनाव पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। मुझे तो अब ऐसा लगता है, मुझे दिमाग में आने लगा है कि अब जो है चुनाव बहिष्कार का भी हमें देखने को मिल सकता है। कि कई पार्टियां, भाई उनको लड़ना है, वो लड़ भी नहीं पाएंगे आपस में। जो भी है, इनकी कमियां अलग चीज है, लेकिन वो लड़ने की स्थिति में नहीं, लड़ते भी हैं, औपचारिकता भी दिखाते हैं, और उसके बाद बार बार प्रश्न भी उठा रहे हैं। तो प्रश्न उठाएं, तो अब तो वो ये तो जरूर सोच रहे हो ना कि भाई कोई निर्णायक कदम उठाया जाए। तो हमें लगता है, इस बात का मुझे डर है, आशंका है, कि अब चुनाव बहिष्कार के भी मामले हमको दिखने मिलेंगे। कौन करता है, कब करता है। अभी तो हमने सुना है, तो पढ़ा है कि 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने एक रैली यहाँ बुलाया है। अब जी उसके बाद क्या ये टर्न लेता है, क्या इसको रूप आकार दिया जाता है, ये बहुत ही मतलब असमंजस की स्थिति में, अनिश्चितता के दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं। सर, कल भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की, और उसमें उसने झारखंड और कलकत्ता, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया और वहां पर स्थानीय राज्य सरकार के साथ जो तनाव बना हुआ है, उसे लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। बीजेपी ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। इसे इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अब चुनाव आयोग के लिए तो बैट और पैड और क्या कहते हैं लेकर के, हेलमेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही जो है सो मैदान में उतरती है। ऐसी क्या बात हो गई। पहले चुनाव आयोग उतरता था, लगातार सीईसी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहते थे, बराबर करते थे, लोगों को बुलाते थे। हम भी गए हैं कई बार। हम्म। तो अब ये है कि जैसे भाजपा का एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव भी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। जबकि चुनाव आयोग के सामने सारी पार्टियों का जो स्टेटस है वो बराबर का है। बिल्कुल। वो उसकी सदारत करते हैं, वो रेफरी हैं, वो उसके संचालक हैं। अब ऐसी स्थिति आ रही है, भाजपा और क्या कहेगी। बाधक है इंडिया गठबंधन। उनको तो याद भी नहीं रहता कि इंडिया गठबंधन है या नहीं है, कौन कौन है। तो ये सारा जो ये मामला आईएनडीआईए गठबंधन पर ये डालते हैं, वो एक तौर और तरीका है कि भाई इधर ही की ही खबर बनती रहे, उधर की कुछ खबर ना बने। लेकिन उनको ये, हमको लगता है वो भूल में है, खबर बन चुकी है। और इसमें हमको नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा सक्सीड करेंगे। एक दो मामले, तीन मामले ऐसे हो सकते हैं। अब तो विपक्षियों के ऊपर है कि भाई इंडिया गठबंधन अगर बाधक है तो वो साधक कैसे बनती है, और ये लोग मिलके क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्या रूपरेखा आगे की चीजें लेंगी। बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन निश्चित रूप से हम एक अनिश्चितता की तरफ, निश्चित रूप से बवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भारतीय सर। जनता पार्टी, हम्म। चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, और लगातार आना चाहिए, और ये विश्वसनीयता अ, स्थापित करनी चाहिए कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वो इसको साबित तो करे। लेकिन अब अगर इस ढंग से होगा तो आप समझिए ना भाई, हमारे आपके मन में क्या प्रश्न खड़े हो रहे हैं, वही सबके मन में प्रश्न खड़े होंगे।
बिल्कुल सही बात सर। आम जनता जनमानस के मन में भी देखिए सवाल तो निश्चित तौर पर आ ही रहे हैं, और इन सवालों के जवाब मिलना देश के लोकतंत्र के लिए, चुनावी प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है, जीते हारे कोई भी। लेकिन इन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। और सबसे अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नए चीफ जस्टिस भी आ गए हैं सर। देखते हैं कि इस मामले में एसआईआर और बाकी चीजों पर कोई क्लैरिटी कचहरी के थ्रू आती है, अगर चुनाव आयोग से नहीं मिल रही है तो। हाँ हाँ, वो अब देखिए, अब ये हम माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जी। लेकिन संविधान के वो गार्जियन हैं। तो देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। अगर वो नहीं रहते तो शायद ये आधार भी लागू नहीं होता एसआईआर एक्सरसाइज में। बिल्कुल सही तो बात। ये तो चुनाव आयोग ने कह दिया था। बात ये है कि चुनाव सुधार की आवश्यकता है, लेकिन हम तो मतलब चुनाव के पटाक्षेप पे जा रहे हैं। हम्म। चुनाव में क्या है भाई, बहुत सारे कानून बदले गए, नियुक्ति की बात है, सीसीटीवी फुटेज की बात है, वीडियोग्राफी की बात है, ये मतदाता सूची का भी चल रहा है, जिस प्रकार से हो रहा है, जितनी जल्दी में हो रहा, ये बहुत सारे सवाल खड़े, बहुत गंभीर सवाल है। तो अगर हमको अपना इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को रखना है तो विश्वास तो लोगों का जीतना होगा। नहीं तो आप जो भी चाहें एक तरफा कर लें, तो करने से क्या होता है। अभी तो मान लीजिए कि लोग कर लेगा, मान लीजिए वो क्या उसके पास उपाय है हम्म। ना, तो वो कर भी लेगा। लेकिन एक अगर अविश्वास पैदा होता है तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। चुनाव देखिए, चुनाव क्या है, चुनाव जनता के मन में एक भाव रहता है कि ये उनका तंत्र है, प्रजातंत्र है। हम्म। इस भाव को नहीं निकलने देना चाहिए ये, क्योंकि ये प्रेशर कुकर जो होता है, उसके सीटी का काम करता है कि भाई आप वोट डालें और आपका जो है गुस्सा गुबार निकल गया, चाहे उम्मीद में करें चाहे फ्रस्ट्रेशन में करें। हमको लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस ढंग से, इसमें कमियां हजारों होंगी, हैं भी, पहले भी हुआ है, लेकिन वो विश्वास नहीं हिलना चाहिए, ये हमारा कहना बिल्कुल सर। थोड़ी सी बात आपके गृह राज्य बिहार की, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार की आज हालांकि पहली कैबिनेट है, क्या फैसले होते हैं वो देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार सरकार, या यूं कहें कि सर अब तो एनडीए सरकार ने वहां पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के सभी जिलों में संयोजक नॉमिनेट करने का फैसला किया है, जो करीब 2500 पंजीकृत मंदिरों और उनके मठों के जो पुजारी हैं उनके साथ बातचीत करा किया करेंगे, और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का काम करेंगे। तो क्या सवाल मेरा ये है सर कि नीतीश की राजनीति क्या बदल रही है, या वो पूरी तरीके से भाजपा भाजपा में हो गए हैं? है। नीतीश जी की हालत बहुत एक अवसरवादी की तरह है, और लड़खड़ाते मुख्यमंत्री की है। अब वो सरकार वहां मानिए नीतीश जी की नहीं, भाजपा की सरकार है। गृह मंत्रालय भी अब भाजपा के पास चला गया। अब एक स्पीकर बचे हुए हैं, पता नहीं वो भी हो सकता है भाजपा के पास चला जाए, तो बचेगा क्या। नीतीश जी की पार्टी बहुत इकट्ठा है, मजबूत है, मैं ऐसा नहीं मानता। और नीतीश जी बहुत बिल्कुल बुलंद हैं, स्वस्थ हैं, ये भी नहीं है। न नीतीश जी को पलटने की कोई जगह बची है। कोई ऐसा रिजल्ट जो आया है उसमें तो कोई अब नए समीकरण का कोई स्कोप नहीं लगता है। अपनी पार्टी बचाएं यही है, या अपनी कुर्सी बचा ले, जितना दिन बचा लें। तो अब ऐसे फैसले तो होंगे ही, अब तो बुलडोजर भी बिहार में चलेगा। तो अब वो चलना है। भाई आप किसी को रोक तो नहीं सकते। क्या है कि जो फैसला कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का कुछ मॉडल बिहार में लाएंगे ही, ये बात पक्की है। बिहार थोड़ा अलग था, अब तक चल रहा था सोशल जस्टिस के कारण, और तीन ग्रुप के चलते चीजें वहां पर संतुलित रहती थी। अब शायद वो स्थिति नहीं है। वहां बदलाव तो अवश्यम भावी है। भाजपा चाहती है अपना मुख्यमंत्री, इसमें कहाँ से दो राय है। पहले तो लोग बोलते थे, इधर थोड़ा मजबूरी में नीतीश जी को मान लिया। तो अभी आपको बहुत इसका और विस्तार दिखेगा। ये सिर्फ प्रचार वाली बात नहीं है, और भी चीजें दिखेंगी जो हमको देखने को जल्द 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 से जल्द आज न कल मिलेगा। तो ये वस्तु स्थिति है, जो मतलब वस्तु स्थिति से मतलब ये रियलिटी में यही है।
क्या पता विपक्ष में इतना दम है, उनमें एकता भी है कि नहीं है, चुनाव वो लड़े ठीक से नहीं लड़े, ये सारे बिखर चुके हैं। तो अब वैसी स्थिति में तो और एक बोलते हैं ना फील्ड, मतलब पूरा मैदान खाली। खाली है। तो उस ढंग से वो अपना आगे बढ़ेंगे। अब विपक्षी पार्टी में दम है कि नहीं है, दम है कि नहीं है, हमें तो नहीं लगता है। तो अब वो कुछ कर पाए तो कर पाए, नहीं तो यही देखने को मिलेगा। लेकिन सर कहा तो ये जा रहा है कि जेडीयू चाहती है, नीतीश जी चाहते हैं कि उनका विधानसभा अध्यक्ष बने। अब गृह मंत्रालय भी चला गया, पहली बार उनके हाथ से गृह मंत्रालय गया है। तो क्या विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी का ही बनने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, हमको लगता है हम्म। पक्ष आज के डेट में देखिए क्या हाल है। आज के तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी आज ये फैसला कर ले कि कल नीतीश जी को हटा देना है, हम्म। तो इस पोजीशन में है कि वो हटा देगा, हटा सकता है, और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम्म। इतना आप जान लीजिए, क्योंकि इतना पार्टियां इतना इकट्ठा नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि वो ना टूट सके। तो नीतीश जी के न चाहने के बावजूद भी ये हो सकता है। मतलब ये है कि लोकलाज में अभी उन्होंने उनको रख लिया, तो कोई एग्रीमेंट होगा भाई कि इतना दिन चल लीजिए, चला लीजिए, उसके बाद आप भी बाई बाई कर दीजिए, क्योंकि आपकी स्थिति भी नहीं है। हम्म। दूसरी बात, तीसरी बात, जो भ्रम की स्थिति फैली थी कि लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगा, ये कहते थे कि सम्राट चौधरी को और बड़ा बनाया जाएगा, तो क्या बना जाएगा? तो अब स्पीकर पद भी ले लेते हैं या न भी लेते हैं, हम्म। तो भी मैं समझता हूं कि बस के ड्राइवर की सीट पर वो जिधर चाहे वो उधर मोड़ सकता है, उसका नाम बीजेपी। ये इसको हमें मान लेना चाहिए। तो अब क्या हम बताएं, अब इसमें क्या कहें? यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते सर जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया, बिहार हमेशा से सामाजिक न्याय की भूमि रही, वही संघर्ष होते रहे वहां पर। लेकिन क्या अब जिस तरीके से सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री सूबे के नए, तो क्या अब बिहार में भी योगी आदित्यनाथ या फिर हिमंता बिश्वा शर्मा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अब बिहार की धरती पर भी दिखाई देगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलते दिखाई दे सकते हैं। तो क्या अब बिहार की राजनीति, जो बहुत लंबे सालों तक यानी आजादी से बाद से अब तक की अगर हम बात करें, वो जिस चरित्र पर चलती रही थी, अब उसमें पूरी तरीके से आमूलचूल बदलाव देखने को मिल सकता है? हैं? देखिए, मैं कहा करता था विक्रांत जी कि बिहार जो है भाजपा की दुखती रग है। हाँ। हाँ, विधानसभा चुनाव में कई सालों से, मतलब 4-5 चुनाव से वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बिठा पाए थे, तो निश्चित रूप से बिठाएंगे। और यही एक बात कह सकते हैं कि नीतीश जी की पार्टी जो कि दावा तो करती है वो सेकुलर है, नीतीश जी के चुनावी भाषण भी कुछ इस ढंग के हुआ करते थे। अब वो कितना सक्षम है उस वाले पृष्ठभूमि को बचाए रखने में, ये इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि उनकी पार्टी मेरे ख्याल से एक मुस्त, एक कट्ठा मजबूत नहीं है। तो आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की छटा तो हमको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी, कितना मिलेगी ये मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता। हम्म। सर एक अंतिम सवाल कि अब बीजेपी का कहना है कि अब अगली तैयारी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ममता दीदी शासन कर रही हैं, और जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है, ममता दीदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी उसी तरीके की आक्रामक है। तो बंगाल के चुनाव में एक बड़ा सत्ता संघर्ष, एक भीषण सत्ता संघर्ष देखने को मिल सकता है इस बार। पिछली बार भी बीजेपी ने पूरा प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। हाँ हाँ, इस बार पूरी कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर वो फैसला कर ले कि ये करना है, कोशिश करना है, उसमें भी बहुत सारे आजकल इफ बट रहते हैं, राजनीति का एक ऐसा भी एक चरित्र होता है, ये पता ही नहीं लगता है कौन क्या चाहता है, कब चाहता है। तो एक बात है, मैं पूरा खोल के तो नहीं बोल सकता, इतना ही बोल सकता हूँ। जी। हाँ, दूसरा की बात आपने सही कही कि ममता बनर्जी अ, भी एक ताकतवर अ, आम आदमी की नेता, हवाई चप्पल वाली, सड़क पर रहने वाली महिला, और फाइटर, वो तो हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बंगाल में। अगर आप हिंदू पोलराइजेशन की बात करेंगे,
तो ममता बनर्जी उधर से वो बंगला अस्मिता का काम करेंगी, और उनके पास भी खजाना है, वो भी सरकार में, और अभी होशो हवास में। तो वो भी, तो ये लड़ाई बहुत अ, टक्कर की होनी चाहिए। और ये वो समझती है, वो बहुत बहुत सीनियर नेता है, उनको लड़ना आता है, वो लड़ते लड़ते ही यहाँ तक पहुंची। इधर तो हालांकि शांत है, वो दिनों से देख रहा हूँ कि थोड़ा शांत है, वो ऐसी है नहीं, उनका मिजाज इस तरह का है नहीं। तो अब देखिए आगे क्या होता है, क्या रूप लेता है। INDIA की भी कोई दो पार्टियां हैं वहां, वो हाँ। लोग क्या रुख अपनाती हैं, है ना। अगर वो तीसरे फोर्स के रूप में खड़ा होने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि ये तो और मतलब ये और पता चलेगा कि भाई ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं उनकी एकता क्या है। तो बड़ी लड़ाई अगर ये समझते हैं तो अब देखिए क्या रुख अपनाते हैं, हम क्यों कहें कि भाई क्या रुख अपनाएंगे, है कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक काम तो कर ही लिया ना, बंगाल को आपस में बांट लिया, दोनों दो ध्रुव होकर के पोलराइज कर दिया पूरे बंगाल को। तो अब ये तो तीसरी, जो तीसरी शक्ति वहां की है वो तो एकदम अलग थलग है, और उसमें इतना ताकत मादा है नहीं कि वो खड़ा होके कुछ कर पाए। हम्म। तो ये लड़ाई बहुत भीषण तो होगा ही, बहुत क्लोज भी होगा। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि वो इस बार दमखम कितना लगाती है। लगता तो है कि चल शायद लगाएगी, लेकिन पता नहीं, मैं कह नहीं सकता आगे क्या होगा, क्योंकि हमने ये सुना था पिछली बार जी। एक कि 82 सीटें आई थी, ताकत तो पूरा लगाया गया था। हाँ। लेकिन इसी समय कोरोना का प्रकोप हुआ, उसके बाद सुनने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंत के फेज में वो जो ताकत झोंक रहे थे उसको रोक दिया था। हम्म। मुझे जहां तक जानकारी है, थोड़ा बहुत किसी ने बताया था। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब तो एक ही कह सकते हैं ना, अब एक ही राज्य बचा है उनको हाँ। फतेह करने के लिए, बंगाल। बिहार तो हो ही गया, हम्म। है कि नहीं। अब उधर तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सब जगह लगभग लगभग हो ही गया, तमिलनाडु केरला छोड़ के। तो यहाँ ताकत लगाएगी, और ये घुसपैठिया और 80% की राजनीति और वगैरह वगैरह, ये सारा मुद्दा उनके लिए तो पूरे संगठन का है, भाजपा का, हम्म। माने भाजपा परिवार का, RSS परिवार का ये मुद्दा है। देखते हैं कि क्या होता है, लड़ाई अब क्या रूप लेता है। अभी तो SIR वाले पे ही बवाल चल रहा है, ममता हम्म। बनर्जी लगातार इसको मुद्दा बना रही हैं। अभी हमको लगता है दिसंबर के महीने में अंत में कुछ क्लियर होगा कि किस ओर हवा जा रही है, क्या रुख रहता है सबका। और ये जो वोट के लेकर लड़ाई है, वो उसमें ममता बनर्जी क्या करती हैं, क्या कांग्रेस के साथ आती हैं, दिल्ली में रामलीला मैदान आती हैं, नहीं आती हैं, क्या होता है। ये सब प्रश्न है जो आपको देखने होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर भाजपा के पास केंद्र का खजाना है तो ममता बनर्जी के पास राज्य का खजाना है, और वो भी जो है पैसा और मदद और सेवा बांटने में बहुत पहले से ये काम बहुत अच्छे से कर रही है। इसलिए भी भाजपा तमाम चाहने के बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में जो केंद्र का चुनाव था उनको हिला नहीं पाई। और बिल्कुल सर, अब जिस तरह की अटैकिंग राजनीति बीजेपी करती है, ममता बनर्जी की तो हमेशा से छवि ही उस तरह की रही है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।